Good morning, friends. Today my topic is application of the dimensional analysis. So today हम सीखेंगे कि डायमेंशनल फॉर्मूला जो था हमारा, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों आज जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इसको लेकर वो ये है कि पहले तो इसकी जो एप्लीकेशन होती है वो ये पता करने के लिए होती है कि कोई भी दी गई फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो हमारी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट को पता करने के लिए हमारे को डायमेंशनल एनालिसिस की ज़रूरत होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं, जैसे कि फोर्स की अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो हमारे को पता है कि फोर्स जो होता है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स जो होता है हमारा वो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है और फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं हम। मास जो कि एम फॉर्मूला होता है और एक्सीलरेशन का हमने कल देखा था कि एक्सीलरेशन जो हमारा होता है वो कितना होता है, एल टी माइनस टू जो उसका होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। तो एम एल टी माइनस टू जो था हमारा वो क्या था, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला था फोर्स का। तो दोस्तों ऐसे सीजीएस सिस्टम में अगर मैं बात करूं तो मास को लेकर हमारा क्या है, ग्राम, और सेंटीमीटर लेंथ को, और टाइम के लिए सेकंड स्क्वायर, जो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर हम ऐसे बोलते हैं। दोस्तों इस वाली यूनिट को हम डाइन से बोलते हैं, डाइन के नाम से उसको जानते हैं। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ऐसे ही इस चीज को, ये तो हमारा दोस्तों सीजीएस सिस्टम के अंदर है, जब हम मास को ग्राम लेते हैं, लेंथ को सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड। एक होता है हमारा एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम जो कि हमारा स्टैंडर्ड सिस्टम है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि मास जो है वो हमारा किलोग्राम जो होता है वो होगा, और सेंटीमीटर की जगह मीटर, और टाइम जो है वो वैसे की वैसे ही सेकंड के अंदर होता है। और इस चीज़ को हम 1 न्यूटन के बराबर बोलते हैं दोस्तों। तो इससे हमारे को पता लगता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या हो सकती है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमारा वो इसके अकॉर्डिंग, डायमेंशनल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम उसकी यूनिट को निकाल सकते हैं अच्छे से। दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों इसको लेकर वो क्या है कि ये इट इज यूज्ड टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स, और हम दोस्तों इसको कोफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं कि ये हमारा फिर किसी भी फिजिकल कांस्टेंट के बारे को पता करने की, डायमेंशन के बारे में बताता है। जैसे कि दोस्तों अगर हम बात करें कि इसकी, आपने ग्रेविटेशनल फोर्स को सुना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हमारा वो कितना होता है, एफ, उसको हम पढ़ते हैं एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। हमारा ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। और ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर यहाँ पर मैं जी की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो यहाँ पे जी कितना होगा हमारा दोस्तों, एफ आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की। तो इसका फोर्स के लिए हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कितना होता है, हमने पढ़ा है कि फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। मैं इसी का यूज कर रहा हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। फोर्स के लिए हमने एम एल टी माइनस टू निकाला था डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं एज इट इज इसको रख देता हूं। यहाँ पर मैंने फोर्स के लिए जो है एम एल टी माइनस टू रख दिया। रेडियस जो कि एक लेंथ होती है, लेंथ के लिए एल स्क्वायर रख दिया। m1 m2 जो हमारा किसके लिए होता है, मास के लिए होता है, और उसके लिए हमने क्या रख दिया, m स्क्वायर रख दिया, मास का स्क्वायर रख दिया दोस्तों। तो ऐसे में जो हमारा यहाँ पर चेक करेंगे अगर हम, तो एक m से m कट गया, m जो है एक ऊपर गया तो वो -1 में हो गया, l एक ये था और दो ये थे, तो यहाँ पर क्यूब हो जाता है l क्यूब और t माइनस टू। तो दोस्तों क्या बन गया हमारा फॉर्मूला, ये बन गया। ये एक अप्रोच है। दूसरी अप्रोच भी हो सकती है कि जी का फॉर्मूला अगर आप किसी भी तरीके से जी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जैसे कि कैपिटल जी की वैल्यू, तो एक जैसे कि एक हमारा फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर, जो कि हम 11th क्लास के चैप्टर में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। वहां पर एक वैल्यू हमारी ये भी निकलेगी जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वेयर। तो यहाँ से भी हम जी की वैल्यू जो है ये निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालेंगे आप दोस्तों, तो वो क्या होगा, जी आर स्क्वेयर अपॉन क्या होगा, जी आर स्क्वेयर अपॉन में
m होगा। तो दोस्तों अगर आप यहाँ से भी g की वैल्यू को निकालते हैं, कैपिटल G की वैल्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, तब भी आपको सेम जो आपका फॉर्मूला है वो यही मिलेगा। चाहे देख लीजिए आप एक बार कि g की वैल्यू जो कि एक्सेलरेशन होता है, एक टाइप का एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, LT-1 होता है। r स्क्वायर जो कि लेंथ का है तो लेंथ का स्क्वायर, और मास जो कि m है। तो देखिए अब यहाँ से m ऊपर गया तो m-1 हो गया, m यहाँ पर m क्या हुआ हमारा -1 हुआ, और l जो है वो स्क्वायर, और जो t है वो हमारा -1। तो देखिए दोस्तों सेम फॉर्मूला आ गया। आप चाहे कोई भी अप्रोच लीजिए, हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो सेम होगा। तो इसलिए बोला गया है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से, इस एनालिसिस की हेल्प से वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट। जैसे कि मास की जो फिजिकल कांस्टेंट है वो -1 है तो -1 ही रहेगा, चाहे आप कैसे भी ले लीजिए। l लेंथ जो है उसका क्यूब रहेगा, तो यहाँ पर भी देखिए आपका क्या है, क्यूब। यहाँ पर दोस्तों क्यूब है, 1 + 2 क्या है, क्यूब है, तो यहाँ पर भी क्यूब रहेगा। और जो t टाइम है वो -2, तो यहाँ पर भी क्या होगा, टाइम जो है हमारा यहाँ पर, सॉरी, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 होता है, तो यहाँ पर LT-2 ही रहेगा। तो हमारा दोनों तरीके से क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला जो हो गया सेम हो गया। यहाँ पर ध्यान रखिए एक्सेलरेशन के लिए LT-2 होता है, और यहाँ पर l स्क्वायर, तो l और l स्क्वायर और l मिलके l³ बनाया, m ऊपर गया तो -1 बनाया, और t जो था हमारा -2 था वो -2 ही रहेगा यहाँ पर। ऐसे ही दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ग्रेविटेशनल फोर्स का लिया, अब दूसरा ही अगर मैं प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करूं, आपने प्लैंक्स कांस्टेंट के बारे में सुना होगा। प्लैंक्स कांस्टेंट जिसको h से हम दिखाते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, h के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इसकी भी एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि क्या जो है डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा, और क्या इसका फिजिकल कांस्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो कैसे क्या सेम रहेंगे, ये चीज़ें देख लेते हैं। तो हमने पढ़ा है कि E = जो होता है वो h न्यू होता है, ये होता है एनर्जी जो होती है वो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू में फ्रीक्वेंसी होती है। अगर यहाँ से आप h की वैल्यू को निकालते हैं तो E/न्यू हो जाएगा दोस्तों। और आपको पता है कि मैंने कल देखा था, बताया था आपको कि एनर्जी हुआ या वर्क डन हुआ, उनका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो सेम रहता है। और वो कितना था दोस्तों, वो था डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क डन का या एनर्जी का सेम रहता है, और वो था mL² T-2 था। और यहाँ पर अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है पर यूनिट टाइम, तो 1/t हो जाएगा यहाँ पर। और जब इसको सोल्व करेंगे आप तो आपका क्या डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा, m जो कि सेम एक था, ये क्या ऐसे का ऐसा रहा, l² जो है वो ऐसे का ऐसा रहा, और T-2 जो है हमारा वो जब ऊपर गया -2 + 1 कितना हो गया दोस्तों, -1 हो गया। तो हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है mL² T-1 बन गया। ऐसे ही दोस्तों अगर हम दूसरी अप्रोच को देखते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एनर्जी की जो वैल्यू निकालते हैं E = h न्यू, वहीं से h का जो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला है सेम आएगा, जरूरी नहीं है। अगर मैं दूसरी अप्रोच ले लेता हूँ, जैसे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा लैम्डा, वो इक्वल होता है h/mv के। हमने शुरू से ही पढ़ा है, 9th क्लास में ही आ जाता है ये कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा = h/mv। यहाँ से हम क्या करते हैं कि h की वैल्यू को अगर निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है लैम्डा mv। लैम्डा जो कि एक टाइप की दो कॉन्जेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में डिस्टेंस जो होती है उसको बोलते हैं दोस्तों। तो लैम्डा एक टाइप की डिस्टेंस मतलब लेंथ ही है, मास जो कि m था, वेलोसिटी जो कि फॉर्मूला हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, LT-1 था। तो यहाँ से भी अगर आप करके देखते हैं तो L का जो स्क्वायर हो गया, यहाँ पर T-1 हो गया। तो यहाँ पर भी आपका क्या है, H की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो सेम रहता है जैसे कि यहाँ पर था। देखिए दोनों की दोनों ही सेम है। तो आप कोई भी अप्रोच ले लीजिए, आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का जो भी फिजिकल कांस्टेंट है वो सेम रहेगा। मास का यहाँ पर 1 वैल्यू थी, यहाँ पर 1 है, लेंथ की यहाँ पर 2 थी, यहाँ पर 2 है। तो फिजिकल कांस्टेंट इन्हीं को कांस्टेंट बोलते हैं। 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है, टी के लिए यहाँ पर -1 है, इन्हीं को कांस्टेंट बोलते हैं। तो फिजिकल कांस्टेंट का हम जो है वो पता लगा सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है हमारा दोस्तों, तीसरी जो अप्रोच है हमारी, वो क्या होती है कि फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलने का काम कर सकते हैं। तो जो थर्ड अप्रोच है हमारी वो ये होता है कि इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। सिस्टम की बात मतलब दोस्तों किसकी, CGS सिस्टम से, जैसे MKS सिस्टम में, या फिर MKS सिस्टम से CGS सिस्टम में बदलने का काम जो है वो
ये डायमेंशनल एनालिसिस कर सकता है। डायमेंशनल जो फॉर्मूले की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो कैसे, एक बार देख लीजिए आप। जैसे कि हमें पता है कि फोर्स का जो हमारा जो एमकेएस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था अभी कि न्यूटन होता है। और न्यूटन क्या होता है, न्यूटन, हम एक न्यूटन किसको बोलते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं हम 1 न्यूटन बोलते हैं। इसको अगर हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें तो दोस्तों देखिए कि 1 किलोग्राम के अंदर कितना होता है, 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं, या मैं बोलूँ कि 10⁻³ जो होते हैं वो ग्राम होते हैं। और एक जो मीटर है उसके अंदर क्या होते हैं, 10⁻² जो होती है वो सेंटीमीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस तरीके से जो हम 1 न्यूटन है उसको चेंज कर सकते हैं। 1 किलोग्राम की जगह आप 10⁻³ लिख लीजिए, मीटर की जगह आप क्या लिखेंगे, 10⁻² लिखेंगे, और अपॉन में आप क्या करेंगे, सेकंड का स्क्वायर करेंगे, सेकंड का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं, यहाँ पर जो आपका था ये ग्राम बन गया था, और 10 की स्क्वायर ये सेंटीमीटर बन गया था, और यहाँ पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 10⁻³ प्लस में 2 10⁻5 और ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों आप मैंने आपको बताया था कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो 1 डाइन के इक्वल होता है। तो ये कितना हो गया, 10⁻5 डाइन बन गई दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके से 1 न्यूटन जो है हमारा वो 10⁻5 डाइन्स के इक्वल होता है। दोस्तों हमने एक फॉर्मूला लिया था कि हमारा जो है एमकेएस सिस्टम से हमने सीजीएस सिस्टम में चेंज किया था। मैं आपके लिए एक दूसरा एग्जांपल और ले लेता हूं, जिसमें हम क्या करते हैं कि अब की बार जो है हम वो सीजीएस सिस्टम से एमकेएस सिस्टम में चेंज करके देख लेते हैं दोस्तों। तो जी की वैल्यू जो कैपिटल जी होता है हमारा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है, उसकी वैल्यू सीजीएस सिस्टम में होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकंड स्क्वायर। ये होती है दोस्तों जो हमारी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अगर मैं इसको किस में चेंज करूं, अगर मैं इसको एमकेएस सिस्टम में चेंज करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा कि 1 सेंटीमीटर जो होता है हमारा वो इक्वल होता है 10⁻² मीटर के होता है। ऑब्वियसली कि सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करेंगे, और 1 ग्राम जो होता है वो हमारा 10⁻³ किलोग्राम के इक्वल होता है। तो बस अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर क्यूब की फॉर्म जो थी हमने उसको 10⁻⁻2 में चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया दोस्तों, मीटर की फॉर्म में चेंज कर लिया, 10⁻⁻2 मीटर की फॉर्म में चेंज किया है। और ऐसे ही जो आपने अब क्या किया कि ये चेंज कर लीजिए आप, ग्राम जो है सेंटीमीटर क्यूब है दोस्तों, सेंटीमीटर का क्यूब है तो 10⁻⁻2 का क्यूब करना पड़ेगा हमारे को। और यहाँ पर ग्राम जो है हमारा उसको हम कैसे लिख लेते हैं, 10⁻³ की फॉर्म में, किलोग्राम की फॉर्म में। और जो सेकंड स्क्वायर है वो वैसे के वैसा ही रहेगा, सेकंड का जो स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए क्या बन जाता है आपका, 10⁻⁻2 और 3 जो होगा वो -6 बन जाएगा, और ये -6 और -3 ये हो गया हमारा। तो ये कितना बन गया, एक बार मैं एक स्टेप में और लिख देता हूँ, 10⁻⁻8 और ये बन गया हमारा 10⁻⁻6, और यहाँ पर जो था नीचे वो हमारा क्या है 10⁻⁻3, और यहाँ पर मीटर क्यूब ऊपर और नीचे जो है वो किलोग्राम और सेकंड का स्क्वायर। तो -3 ऊपर गया दोस्तों तो क्या बन गया, +3 बन गया, -6 + 3 क्या बन गया, -3 बन गया, और -3 और -8 मिलके क्या बना दोस्तों, -11 बन गया। तो यहाँ पर 10⁻11 की वैल्यू आ जाएगी जब इन तीनों को सोल्व करते हैं। -3 ऊपर गया तो -6 + 3 बना, और उसकी वैल्यू कितनी बन गई, -3 बन गई, और -8 और -3 को ऐड करते हैं तो कितना हो गया, -11 हो गया। और साथ में क्या हो गया, मीटर क्यूब और किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों हमारा जो है वो, अगर हम एक सिस्टम से, ये हमारा सीजीएस सिस्टम था, और सीजीएस सिस्टम से हमने किस में चेंज किया, एमकेएस सिस्टम में चेंज किया, और यहाँ पर हमारी जो जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू है हमारी, वो ये आ जाती है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे को ये टॉपिक अच्छे से आ जाता है तो हम कभी भी किसी भी फॉर्मूलाज बनाने में या उसको देखने में कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते। जो हमारी 4th एप्लीकेशन है इसी को लेकर, डायमेंशनल एनालिसिस को लेकर, वो ये है कि इट इज यूज्ड टू चेक द डायमेंशनल
करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फिजिकल रिलेशन। डायमेंशनल करेक्टनेस का मतलब है कि जो हमारा डायमेंशंस हैं फॉर्मूले के अंदर वो गलत तो नहीं है। जैसे कि मैं अगर बात करूं किसको लेकर बात करता हूं, मान लो कि एक्सेलरेशन को लेकर बात करता हूं। एक्सेलरेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है mlt-2 होता है। अगर वहां पर मैंने mlt-1 कर दिया तो मेरा फॉर्मूला जो है वो गलत हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है। एक एग्जांपल रख लेते हैं इसके लिए। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, कोई मेरे को बोलता है कि फोर्स का जो सर आपका फॉर्मूला है ना वो मेरा निकल के आता है mv²/r²। किसी ने मेरे को बोला कि सर आपका जो फॉर्मूला है फोर्स का mv²/r² है, क्या आप ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। तो मैं इसको चेक करने के लिए क्या करूंगा दोस्तों, मैं देखता हूं कि फोर्स का जो है हमारा, मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल रख के देखता हूं। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है तो मेरा जो फॉर्मूला है वो ठीक है, अदरवाइज गलत है। तो मैं फोर्स को जो है वो देखता हूं तो यहाँ पर मेरा mlt-2 आएगा। अगर यहाँ पर बात करता हूँ इस वाली वैल्यू की तो m यूज कर लिया मैंने मास के लिए, v² जो कि lt-1 था उसके लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लिया। आर जो रेडियस लेंथ है एक टाइप की, लेंथ का स्क्वायर लगा लिया। तो यहाँ पर मैं इसको करके देखता हूँ तो mlt-2 जो था उसको ऐसे के ऐसे रख लेता हूँ। और यहाँ पर जब करके देखता हूँ तो m और l², एक l से l कट गया, l², ऊपर भी l², जब इसको स्क्वायर सोल्व करूंगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा दोस्तों, ये ml² t-2/l²। तो इस l² से ये l² कट जाएगा तो m और l की वैल्यू जो है वो यहाँ पर 0 और t-2 जो है वो क्या हो गया, ये हो गया। देखो दोस्तों, क्या ये दोनों जो डायमेंशनल हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा फॉर्मूला ये दिया गया था इट इज नॉट करेक्ट फॉर्मूला। तो यह जो है हमारा वो करेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो दोस्तों डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम बहुत सारी चीजों को सोल्व कर पाते हैं। दोस्तों हम क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम ले लेते हैं जो कि हमारी चारों एप्लीकेशन जो डायमेंशनल एनालिसिस से रिलेटेड जो भी 4 एप्लीकेशन मैंने डिस्कस किया आपके साथ में, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें सारा निचोड़ आ जाता है हमारी प्रॉब्लम्स का, और हमारे को यूज करना अप्लाई करना जो है वो आ जाता है अच्छे से। दोस्तों एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इफ वेलोसिटी फोर्स एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अगर हम तीनों को इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज मान लें कि वेलोसिटी है, फोर्स है और टाइम है, तो फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास एंड एनर्जी। तो मास और एनर्जी के लिए जो है आपको वो डायमेंशनल फॉर्मूला देखना पड़ेगा। मान लो दोस्तों, अगर इसका सॉल्यूशन देखते हैं एक बार दोस्तों। सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास में जो क्वांटिटी है निकल के आती है वो क्वांटिटी क्या है कि क्यू मान लेता हूं मैं उसको, क्वांटिटी को लेट द क्वांटिटी भी क्यू, कैपिटल क्यू मान लेता हूं। और बोल रहा है कि ये जो क्यू जो है वो फंक्शन है किसका दोस्तों, फंक्शन है वो वी एफ और टी का, मतलब उसमें वेलोसिटी भी है उस फॉर्मूले के अंदर, और फोर्स भी है और उसके अंदर क्या है, टाइम भी है दोस्तों। तो इसके लिए अगर ये जो है हमारा एक टाइप से प्रोपोर्शनल मान लो, ये मान लो, इसको कांस्टेंट हटाता हूं मैं प्रोपोर्शनलिटी का, इसको ऐसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है कि हमने एक बार मान लिया कि सारे प्रोपोर्शनल है, वी भी है उसके अंदर, एफ भी है, टी भी है। फंक्शन इसलिए बोल रहे हैं हम उसको क्योंकि उस फॉर्मूले के अंदर ये तीनों चीजें हैं। तो यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट को हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगता है, और यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा फिजिकल कांस्टेंट वी के साथ एक्स कोई वैल्यू आएगी, और एफ के साथ में कोई वैल्यू वाई मान लेते हैं, और टी के साथ में कोई वैल्यू जेड मान लेते हैं। दोस्तों इस चीज को समझिए दोस्तों यहाँ पर कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी के साथ में कोई भी, जैसे हमारा m1 l² t-2 ऐसे पढ़ते थे, ऐसे ही हमने फिजिकल क्वांटिटी जो है फंडामेंटल क्वांटिटी इन तीन लोगों को माना है, वेलोसिटी फोर्स और टाइम। अब इस वेलोसिटी के साथ में मान लो कि कोई फिजिकल कांस्टेंट x आ रहा है, जब हम फॉर्मूला देखेंगे वो तो आता ही दोस्तों, अगर 1 खाली कुछ भी नहीं लिखते तो भी 1 तो होता ही है, और उस 1 को भी हम x बोल सकते हैं। f जो है उसको y मान लिया, उसका जो फिजिकल कांस्टेंट है, और टाइम t के लिए हमने क्या मान लिया कि उसका जो फिजिकल कांस्टेंट है वो कितना है, z है। तो ऐसे आप क्या करेंगे कि जो फोर्स है हमारा उसके लिए, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वेलोसिटी के लिए हमने लिख लिया डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा lt-1, और ऊपर कांस्टेंट जो है हमारा वो पावर x है तो x लिख लिया। फोर्स के लिए हमने क्या लिखा, mlt-2 जो होता है वो डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिया, और इसके लिए y लिख लिया, और टाइम t जिसके लिए z लिख लिया। यहाँ पर दोस्तों अगर आप सोल्व करके देखते हैं इस चीज को, तो m के लिए हमारा क्या है कि एक ही है, y है, और अगर l को एक साथ में इकट्ठा कर लेते हैं तो l के लिए हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा x था, यहाँ पर हमारा L के लिए Y है, और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो L की वैल्यू जो होगी हमारी वो कितनी होगी, यहाँ पर x प्लस वाई हो गई दोस्तों। और ऐसे ही टाइम की बात करूं तो यहाँ पर -x, यहाँ पर टाइम के लिए -1,
यहाँ पर टाइम के लिए क्या है -1 इंटू एक्स, -x हो गया। यहाँ पर टाइम t के लिए जो है वो -2y हो गया दोस्तों, और ऐसे यहाँ पर टाइम t के लिए क्या हो गया, z हो गया। अगर आप अब ये क्या बोल रहा है कि अपने को फॉर्मूला निकालना किसके लिए, मास के लिए निकालना है। अगर मास के लिए निकालते हैं तो हम सीधी सी बात है, मास के लिए तो m डायमेंशनल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मास m के लिए जो हमारा ये मास m है ये इस चीज के इक्वल होना चाहिए, q के इक्वल होना चाहिए। और जबकि q की वैल्यू हमारी कितनी आती है दोस्तों, m की वैल्यू y और l की वैल्यू जो है tx प्लस जो है वो y आएगी आती है। और t के फॉर्मूला यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ था, -x जो है वो कितना था, -x -2y और +z ऐसे लिखा हुआ था ये ऊपर, ये वाली चीज मैंने यहाँ पर लिख दी। लेकिन m की वैल्यू बस 1 आएगी, यहाँ पर l की वैल्यू कितनी है, 0 है, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कांस्टेंट है हमारे दोस्तों, कौन से, ये वाले जो कांस्टेंट है हमारे, ये भी 0 होगा, और ये वाली जो चीज है ये भी क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। और लेकिन y जो है वो हमारा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 ये है। तो m जो है हमारा यहाँ से, तो x की वैल्यू दोस्तों यहाँ से क्या निकली कि 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y की वैल्यू 1 है, क्योंकि y जो है m के लिए यूज किया गया है। y की वैल्यू हमारी यहाँ पर 1 है। और बाकी जो देखते हैं दूसरे के लिए, अगर x प्लस वाई की बात करें, यहाँ पर 0 लें इसको, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, अगर y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू यहाँ पर -1 हो गई। और यहाँ पर अगर बात करें किसके लिए, -x -2y प्लस z जो कि इक्वल 0 के इक्वल रखा था हमने यहाँ पर। अगर यहाँ पर अब y की वैल्यू को 1 रख देते हैं, x की वैल्यू को -1 रख देते हैं, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि z की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, 1 आई। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया है इसको लेकर, q जो मैंने मानी थी फिजिकल क्वांटिटी, उसको इक्वल ही रख लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा हमारा फॉर्मूला, देखिए आप कि v की पावर x, v की पावर x, v की पावर कितनी हो गई दोस्तों, -1 हो गई, ठीक है। और ऐसे ही f की वैल्यू कितनी हो गई, f की वैल्यू कितनी हुई हमारी यहाँ पर, अभी हमने निकाला था कि f जो है हमारा वो किसके लिए था, mlt-2 के लिए था। तो f की वैल्यू हमारी कितनी रहेगी, सेम रहेगी बिल्कुल f। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, x की वैल्यू -1 रख दी मैंने यहाँ पर, तो v -1 हो गया। f की पावर y थी, तो y के लिए मेरी क्या वैल्यू आई थी, 1 आई थी, तो f जो हो गया उसका फॉर्मूला 1 हो गया। t की पावर z के लिए क्या पावर आई, 1 आई। तो दोस्तों हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि जो q है वो इक्वल हो गया हमारा f/z/v के इक्वल हो गया। तो दोस्तों जो अगर मैं इन फॉर्मूले को 3 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का मेल से अगर मैं मास को डिराइव करना चाह रहा था, तो मेरा फॉर्मूला इस टाइप का कुछ ऐसे बन जाएगा। अब दूसरा दोस्तों दूसरा पार्ट हमारा क्या था कि Q जो है हमारी उसको किसके इक्वल माना गया था, एनर्जी के। तो Q इज इक्वल टू एनर्जी के बारे में देखिए आप कि Q इज इक्वल टू एनर्जी जो है वो Q की वैल्यू जो है, हमने एनर्जी का फॉर्मूला जो देखते हैं वो ml² t-2 की पावर जो लिखा हुआ है मैंने, एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसके इक्वल है। और हमारे को बोलना था कि एनर्जी की फॉर्म में क्या जो FVT वाली फॉर्म थी हमारी, क्या वो प्रूव हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो FVT के केस में जो हमने निकाला था वो था हमारा m की पावर y, l की पावर x प्लस वाई, t की पावर -x -2y प्लस z। और ऐसे ही जो था हमारा, तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या आता है कि जो हम एक यहाँ पर देखिए m की वैल्यू 1 पावर है और यहाँ पर y, तो y की वैल्यू जो है वो हमारी 1 हो जाएगी। L2 मतलब x प्लस वाई जो है वो 2 के इक्वल होना चाहिए। तो x की पावर यहाँ से y की वैल्यू जब 1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। और ऐसे ही t -x -2y प्लस z, जब इसको करते हैं तो -x जो है -2y प्लस z t की -2 के इक्वल आना चाहिए। तो इसलिए जो -x -2y प्लस z जो है वो इक्वल -2 के है। यहाँ पर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू को 1 रख लेते हैं, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू को 2 रखने के बाद z की वैल्यू निकालते हैं तो देखते हैं -2 -1 -3 प्लस z, -3 उधर गया तो z की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारी जो फॉर्म थी ये वाली कि हमने बोला था कि जो हमारा एनर्जी की फॉर्म में FVT फंडामेंटल क्वांटिटीज के रूप में, जो हम फिजिकल क्वांटिटीज के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, तो f की वैल्यू को हमने, v की वैल्यू को हमने x बोला था, f की वैल्यू को जो हमने y कांस्टेंट दिया था और t की वैल्यू को जो हमने z कांस्टेंट दिया था। तो वहां से देखते हैं तो तीनों की वैल्यू 1 1 है। तो जो एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा दोस्तों वो FVT के इक्वल आ जाएगा। थैंक यू सो मच।